दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ लेखा एग्जाम जो होता है उसका पेपर नंबर 3 और 4 है ना, जिसमें अपने क्या देखते हैं यहाँ पे वित्तीय संहिता या वित्तीय नियमावली वाला जो है ना चैप्टर है, उसमें अपन देखेंगे यहाँ पे शासन की ओर से करार है। जब आप निविदा करते हो यहाँ पे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। जब आप निविदा कर रहे हो या करार कर रहे हो या फिर कुछ मतलब गठबंधन कर रहे हो या कुछ मतलब उनके साथ आप डील कर रहे हो ना, शासन की ओर से आप डील कर रहे हो, तो आपको क्या क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके संबंध में यहाँ परिचर्चा की गई है ना। तो देखिए यहाँ पे किसी अधिकारी को शासन की ओर से करार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे अधिकार प्राप्त न हो जाए। करार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए भाई यहाँ पे ना। वो अधिकारी तब तक करार नहीं कर सकता शासन की ओर से, तब तक डील नहीं कर सकता जब तक कि उसे उचित अधिकार प्राप्त ना हो जाए, है ना। करार की शर्तें है ना, अब देखिए यहाँ पे जो अधिकारी करेगा उसको तो अधिकार रहना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। उससे करार की शर्तें वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना, छोटी और निश्चित होनी चाहिए भाई, संक्षिप्त और निश्चित होनी चाहिए, है ना, जिसे बाद में उन शर्तों में परिवर्तन न किया जा सके। जैसे आप निविदा भी करते हैं तो उसकी शर्तें क्या रखते हैं यहाँ पे, फॉर्म 2.10 और फॉर्म 2.13 में क्या रखते हैं, एकदम छोटी रखते हैं, एकदम छोटी और निश्चित रखते हैं, संक्षिप्त और निश्चित, है ना, ताकि जो ठेकेदार रहता है या फिर जो निविदा जिससे हम कर रहे हैं वो कन्फ्यूज ना हो जाता है ना। तो अपने शासन की नियमावली क्या रहनी चाहिए यहाँ पे, संक्षिप्त रहनी चाहिए और निश्चित रहनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बाद में है ना, जिसको बाद में उनके शर्तों में परिवर्तन न किया जा सके और गलत ढंग से उसका अर्थ न लगा जा सके ना, मतलब उसके शर्तों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ना हो बार बार, है ना। करार करने से पूर्व है ना, शर्त तय करने हेतु यहाँ पे कानूनी और वित्तीय सलाह ले लेनी चाहिए, है ना। ठीक है, आपको बाद में मान चलो आपने अपनी शर्तें बना ली यहाँ पे और बाद में उसमें नियम चेंज करने पड़ रहे हैं, आपको वित्तीय नियम या फिर कानूनी नियम चेंज करने पड़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत होती है भाई यहाँ पे ना। संबंधित जिससे आप निविदा करो उसको दिक्कत होती है, तो पहले ही आप करार कर लो भाई यहाँ, मतलब पहले ही उसकी शर्त क्या कर लो, डिसाइड कर लो। यदि आपको शर्त डिसाइड करने के लिए कानूनी या वित्तीय सलाह की आवश्यकता है तो उसको भी ले लेना चाहिए, है ना। अब करार के लिए निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। निर्धारित प्रपत्र मतलब क्या हो जाएगा, 2.10 एंड 2.13 ऐसे एक फॉर्म्स रहते हैं यहाँ पे, निर्धारित प्रपत्र रहते हैं, उसमें ही उसका ही उपयोग करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, तय की गई शर्तों में सामान्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करना चाहिए ना। तय की गई शर्तों में सामान्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो भी शर्त आप तय कर रहे हैं यहाँ पे उसमें सक्षम अधिकारी, है ना, अगर आप सामान्य परिस्थिति सक्षम स्वीकृति मतलब परिवर्तन जैसे करना है ना, आपको किसी शर्तों में परिवर्तन करना तो उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी स्वीकृति पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है ना। आप ऐसे ही, है ना, मुंह उठा के मतलब शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका देखिए छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया उचित माध्यम से सबसे कम राशि की निविदा स्वीकार करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जैसे आप निविदा लेते हैं तो जो सबसे कम राशि भरा, जैसे L1 हो गया अपने यहाँ पे, L2 हो गया यहाँ पे, L3, है ना, L3 हो गया, तो यहाँ पे जो सबसे कम निविदा रहती है उसको भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद वाली निविदा को आप क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना है यहाँ पे, है ना, और उनकी EMD, है ना, जो राशि जो रहती है उसको वापस कर देना है ना। तो सबसे कम निविदा को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। निविदा स्वीकार करते समय निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एकदम मतलब आर्थिक स्थिति कोई ठेकेदारी खराब हो या जिससे आप निविदा करार कर रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो और काम करने में क्या हो वह सक्षम ना हो, है ना। तो उसकी वित्तीय स्थिति को भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। जब तक लिखित में करार नहीं किया गया, है ना, जब तक लिखित में करार नहीं किया गया तब तक उसे वस्तु प्रदाय आदेश नहीं दिया जाना चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे आप PWD कोई ठेकेदार है यहाँ पे उससे करार कर रहे हैं तो उसकी वित्तीय स्थिति या साख की स्थिति को देख लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको तुरंत पेमेंट भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको पहले काम करके दोगे उसके बाद भुगतान किया जाएगा। तो आपको वित्तीय स्थिति इतनी रहनी चाहिए कि आप उस काम को, है ना, पेमेंट होते कर सको, है ना। तो इसकी बात कर रही हैं आप, है ना। जहाँ करार या निविदा 5 वर्ष से अधिक चलने वाला हो वहाँ शर्तों में यह अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि शासन बिना किसी शर्त के, है ना, 6 माह के अंदर नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 5-6, है ना, 5-6 ऐसे याद रखो यहाँ पे। तो यदि 5 वर्ष से अधिक निविदा चलने वाली है तो शासन को मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखनी जरूरी है ना, कि अगर अपने काम बंद करना रहा तो हम 6 महीना के पूर्व नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठेकेदार और जो शासकीय संपत्ति सुरक्षा का प्रावधान करार में होना चाहिए ना। जैसे आप PWD कोई ठेकेदार है यहाँ पे, उसका रोड रोलर या फिर कुछ मशीनरी मिक्सचर मशीन ये सब वगैरह दे रहे हो तो उसके लिए पहले ही यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे प्रावधान, है ना, उसके लिए करार में कर लेना चाहिए ना, कि वो संबंधित संपत्ति क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगा, नहीं तो उससे अग्रिम मतलब बाद में वसूली की जाएगी, है ना, अग्रिम तो नहीं बाद में वसूली की जाएगी। तो संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व यहाँ पे संबंधित अधिकारी के ऊपर रहना चाहिए कि वह अगर करार कर रहा है तो अपने करार में पहले ही यह प्रावधान मतलब उसमें निर्धारित कर ले कि वो अगर शासकीय संपत्ति कोई हानि या क्षति होती है तो उसकी बाद में संबंधित ठेकेदार या जिस निविदाकर्ता के साथ हम लोग कर रहे हैं तो उससे वसूली कर ली जाएगी, है ना।
अब देखिए यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो जैसे वित्तीय स्वीकृति जारी कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए, एक कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बजट आवंटन होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है ना। वित्तीय स्वीकृति होने के लिए क्या बोला मैंने, बजट आवंटन होना चाहिए पहला ये। दूसरा लोकहित में होना चाहिए है ना, मितव्ययता, अरे भाई ऐसा आप गवर्नमेंट के पैसे यूज करो जैसे खुद के पैसे यूज करते हो वैसा है ना। सक्षम अधिकारी स्वीकृति रहनी चाहिए यहाँ पे, और वित्तीय नियमों का पालन है ना। तो आप वित्तीय नियमों का पालन करना भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे पर्याप्त बजट आवंटन, ये पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, नियम 8 में दिया था ना, नियम 8 में दिया था। और उसके बाद यहाँ पे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है ना, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति यह भी अपने को पढ़ चुके हैं यहाँ पे। लोकहित में वो करना ही पड़ेगा। मितव्ययता जैसे है ना, खुद का पैसा, नियम 9 में दिया है ना, मितव्ययता है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, वित्तीय नियमों का पालन करना भी आपको बहुत जरूरी है ना। वित्तीय संहिता भाग में नियम 60 और 71 में वित्तीय स्वीकृति जारी करने संबंधी निर्देशों का उल्लेख किया गया है। किसमें, 60 से 71 में, 60 से 71 में, 62 71 में है ना। जो भी यहाँ पे आपको वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में जो है ना निर्देश है उसको उल्लेख किया गया है। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, निर्धारित प्रक्रिया क्या करोगे, पालन करोगे। निर्धारित प्रक्रिया का क्या करोगे, पालन करोगे। और इसकी सूचना किसको भेजोगे, महालेखाकार को भेजोगे है ना। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना और उसकी सूचना महालेखाकार को भेजना, सबसे पहला काम तो यही करना है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, जारी की गई वित्तीय स्वीकृति तथा आदेशों में व्यय की राशि को अंकों है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना। वित्तीय स्वीकृति जो जारी की गई है तथा आदेश जो जारी किए गए हैं उसमें व्यय की राशि को, जो राशि खर्ची करनी है यहाँ पे उसको अंकों में भी लिखना है, शब्दों में लिखना है कि संबंधित को मतलब कन्फ्यूजन ना रहे है ना, शासन को भी कन्फ्यूजन ना रहे और जिससे आप निविदा कर रहे हैं उसको भी कन्फ्यूजन ना रहे है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर ऐसे समस्त आदेश जिसमें व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें है ना प्राधिकृत अधिकारी कक्षा, वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ना, जो सक्षम अधिकारी उसके हस्ताक्षर तो होने ही चाहिए भाई है ना। ऐसा नहीं कि आप इसे क्या करोगे यहाँ पे बिना हस्ताक्षर की चीज़ों को वो कर दी है ना। तो सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें रहने इंपॉर्टेंट है ना। स्वीकृतिकरण यहाँ पे ऐसे आदेश जिसमें वेतन में बढ़ोतरी, विशेष वेतन या अथवा भत्तों की स्वीकृति दी जाती है उसमें उसके कारणों का उल्लेख होना चाहिए। जैसे आपकी वेतन की बढ़ोतरी की गई तो उसमें कारण क्या होगा, भाई आपने लेखा एग्जाम 60% से ऊपर में क्या किया है, पास किया है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि वेतन में बढ़ोतरी करे तो उसका कारण क्या है, उसको अटैच करना पड़ेगा। प्रत्येक स्वीकृति आदेश में बजट की जानकारी होनी चाहिए है ना। प्रत्येक स्वीकृति आदेश में किसकी, बजट की जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि और यदि पैसा पुनर्विनियोजन मतलब बाद में और उपलब्ध कराया गया है तो इसका भी उल्लेख उसमें होना चाहिए है ना। जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश में उसके प्रभावी होने के दिनांक का है ना अंकित होना चाहिए कि कब से है ना यह प्रभावी हुआ है, उसको दिनांक को भी अंकित करना वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कब से प्रभावी हो रहा है ना। क्योंकि इसमें एक वित्तीय वर्ष में आपको पैसों खर्चा करना पड़ता है, यदि आप एक वित्तीय वर्ष के अंदर पैसों खर्चा न कर पाए तो वो राशि फिर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाती है ना। भूत लक्षित स्वीकृति यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर व्यय की स्वीकृति आदेश भूत लक्षित प्रभाव से जारी नहीं किया जाना चाहिए है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पिछले साल आपने क्या किया था, मतलब आपको स्वीकृति मिली थी, आपको काम नहीं हो पाया, आपने इस वित्तीय वर्ष में काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पिछले वर्ष जो स्वीकृति दी थी उसके आधार पर ये आँख मूंद के आप स्वीकृति दे दें है ना। आपको फिर से उसको क्या करना है, यहाँ पे चेकअप करना है ना, और फिर से चेकअप करना है, उसके बाद ही चेकआउट करने के बाद ही आपको क्या करना है, फिर डबल से उसको आदेश जारी करना है या फिर वित्तीय स्वीकृति जारी करनी है। स्वीकृति का व्यवगत होना यहाँ पे मैं बोला, यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष चलेगा, यदि एक वित्तीय वर्ष में आप काम नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा है ना। किसी नए व्यय की स्वीकृति है ना, क्या बोल रहा है, किसी नए व्यय की स्वीकृति जिस पर एक वर्ष तक कोई अमल नहीं किया गया ना, अगर स्वीकृति हो गई है यहाँ पे है ना, स्वीकृति पर अमल कर ही नहीं, एक वर्ष तक कोई अमल नहीं किया गया है तो विशेष रूप से नवीनीकृत न होने पर उसे व्यवगत या समाप्त माना जाएगा है ना। यदि उसके ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं और स्वीकृति आपको मिली ही नहीं या फिर एक वर्ष से उसको देने में विलम्ब हो गया या फिर मिल गई है उसमें काम चालू नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली बात है वो स्वीकृति क्या होगी, यहाँ पे लैप्स हो जाएगी है ना। लास्ट में एक टिप जैसे है यहाँ पे, भारत या राज्य शासन है ना, भारत या राज्य शासन का आदेश जब तक उसमें कुछ प्रतिकूल न हो केवल तब समाप्त होगा जब वह बाद में जारी किए आदेश द्वारा निरस्त न कर दिया जाए ना। जैसे कोई वित्तीय आदेश जारी कर दिया गया है ना, तो यह भारत है ना, इंडिया हो गया और यहाँ पे स्टेट हो गया ना, इंडिया और स्टेट हो गया यहाँ पे है ना, तो इसके कोई आदेश है अगर कुछ उल्लंघन ना हो रहा हो है ना, तब तक यह इसको रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके प्रत्युत्तर में नया आदेश जारी न कर दिया जाए है ना। अगर यदि इंडिया और राज्य शासन का मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे और यहाँ पे राज्य स्तर पे कोई नियम को उल्लंघन नहीं करे तब तो ठीक है भाई यहाँ पे ना, उसमें तो तुरंत वैसे ही रद्द हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर ये आदेश निकला है यहाँ पे, ये तब तक रद्द नहीं किया जाए जब तक इसके लिए अलग से पृथक आदेश रद्द करने वाला आदेश जारी न किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे भंडार की प्राप्ति एवं प्रदाय करने संबंधी नियम है ना। तो भंडार को आप कब लोगे यहाँ पे और प्रदाय कैसे करोगे उसके संबंध में यहाँ पे नियम दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 के नियम 121 में भंडार की प्राप्ति के बारे में और 122 में भंडार के वितरण या प्रदाय करने के बारे में जानकारी दी गई है ना। वितरण या प्रदाय करना दोनों एक ही होता है ना।
तो 121 मतलब यहाँ पे 1 2 1 है ना, मतलब यहाँ पे एक हाथ ये बायां हाथ ये दायां हाथ, तो दोनों हाथ से मांगो भाई यहाँ पे प्राप्ति है ना। और उसको छोड़ने के लिए या प्रदाय करने के लिए 122 है ना। तो ऐसे याद रखना 121 है ना। तो इसको आपको लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, इससे याद रहेगा कि आपको कैसे कौन से नियम में दिया गया है। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम किसमें 121 में दिया है। ठीक है। अब देखिए भंडार में प्राप्ति संबंधी निर्देश है ना। प्राप्ति संबंधी निर्देश क्या होता है भाई, यहाँ पे गिनना नापना तोलना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑफिस कर्मचारी सोचो है ना, जैसे आप कोई ऑफिस में कर्मचारी जो भंडार प्रभारी उनके बारे में सोचो है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे आप कोई सामग्री ऑफिस के ले रहे हो, सबसे पहले गिनोगे उसको, यहाँ पे नापोगे और तोलोगे है ना। जैसे आप अपने ऑफिस के लिए जनरली स्टेशनरी मंगाते हो ना, स्टेशनरी मंगाते सबसे पहले क्या करते हो, गिनते हो, नापते हो और तोलते हो। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्राप्ति। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पीयून को पकड़ा दिए, जा भाई गिन के ला ले, ऐसा नहीं। आपको जो प्रभारी है उसी को जाना पड़ेगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति उसी को जाना पड़ेगा। तो भंडार की कस्टडी उत्तरदायी शासकीय सेवक द्वारा ली जानी चाहिए है ना। तथा भंडार की संख्या गुणवत्ता भली बात जांच की जानी चाहिए। मतलब यहाँ स्टेशनरी स्टॉक को देख लो भाई, यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक से आपको समझ में आ जाएगा है ना। तो इसकी जो गिनती है वो संबंधित है ना, पहले गिनना नापना तोलना करेंगे है ना। उसका जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसे क्या कर ली जाएगी, प्राप्ति कर ली जाएगी है ना। भंडार पंजी में प्रविष्टि है ना, सामग्री प्राप्ति पश्चात भंडार पंजी में सामग्री तत्काल प्रविष्टि करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भंडार पंजी में उसकी प्रविष्टि नहीं किए, भंडार पंजी में प्रविष्टि करना है भाई यहाँ पे ना। तथा इसका वितरण देयक अंकित करना चाहिए ना, कितना कितना आपने वितरण किया उसका देयक भी उसमें अंकित करना चाहिए। रख रखाव सुरक्षा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे A4 पेज मंगाए हैं, उसको किसी रूम में रख दिए और वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है और उससे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर पेज क्या होगा, खराब होगा है ना। तो आपको रख रखाव है ना, उसकी सुरक्षा, क्योंकि शासकीय संपत्ति भाई आपकी है ना, और इसकी सुरक्षा करना आपका क्या है, यहाँ पे उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। तो प्राप्त भंडार में किसी प्रकार की क्षति न हो, अतः इसके रखरखाव का उचित व्यवस्था करनी चाहिए ना। एक अच्छे सीलबंद रूम में यहाँ पे और बाकायदा वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह डाल वाल के रखना चाहिए, ताकि दीमक भी ना लगे और उसमें नमी से वो चीज़ें खराब भी ना हो ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले गिनोगे नापोगे तोलोगे, जिम्मेदार व्यक्ति उसको है ना उसको लेगा यहाँ पे है ना। भंडार पंजी में उसकी प्रविष्टि भी कर दोगे यहाँ पे सामग्री की है ना। प्रविष्टि करने के बाद उसको रखरखाव अच्छे से रख दिए, बात काम यहाँ पे खत्म है ना। उसका देखिए यहाँ पे प्रदाय या वितरण संबंधी निर्देश किसमें दिए हैं, 122 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, निर्धारित प्रपत्र है ना। तो भंडार प्रदाय करने से पूर्व मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र लेना चाहिए। जैसे अपन सब डिवीजन ऑफिस में बैठते हैं तो वहाँ से स्टेशनरी के लिए मांग पत्र भेजते हैं, कहाँ, डिवीजन ऑफिस है ना। तो उसके मांग पत्र आने के बाद ही है ना, मांग पत्र आने के बाद ही उसमें क्या किया जाता है यहाँ पे है ना, वो सामग्री प्रदाय की जाएगी डिवीजन ऑफिस से है ना। वैसे देखिए यहाँ पे सक्षम स्वीकृति, यहाँ पे भंडार का वितरण सक्षम स्वीकृति आदेश उपरांत दिया जाना चाहिए है ना। अगर आपने सब डिवीजन से डिवीजन ऑफिस में आपने कुछ मांग पत्र भेजा यहाँ पे, तो वहाँ का जो अधिकारी रहेगा, मान चलिए वहाँ पे डिवीजन ऑफिस के अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो क्या करेगा यहाँ पे स्वीकृति देगा कि हाँ भाई दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वहाँ पे है ना, अगर आपने सबसे पहले तब लेटर भेजोगे, उसके सक्षम अधिकारी क्या करेगा, स्वीकृति देगा ना। तो मांग पत्र सर, मान लीजिए आपने 10 पेज A4 पेज मंगाया आपने यहाँ पे डिवीजन ऑफिस से, और आपके पास मात्र यहाँ पे डिवीजन ऑफिस में कितने बंडल है, यहाँ पे मात्र 4 ही बंडल है। तो 6 बंडल के क्या करोगे आप, यहाँ पे मांग पत्र सुधारने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सब डिवीजन ऑफिस में भेजना पड़ेगा, छोटे ऑफिस में अपने निम्न ऑफिस में भेजना पड़ेगा कि आप कृपया करके मांग पत्र सुधार लीजिए, क्योंकि उपयुक्त मांग की गई सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है, जब आएगी तब आपको दी जाएगी है ना। तो उसको सुधरवा लिया जाएगा भाई यहाँ पे, मांग पत्र सुधार। यहाँ पे सामग्री प्रदाय करने के पश्चात है ना, तो आप सामग्री प्रदाय करोगे यहाँ पे, तो सामग्री प्रदाय करने के बाद यहाँ पे रिसीव्ड सिग्नेचर ले लेना चाहिए ना। मतलब सामग्री अपने को मिल गई है, उसका सिग्नेचर अपने क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए है ना। भंडार प्रदाय करने के पश्चात भंडार पंजी में एंट्री करके उतनी सामग्री कम कर लेनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना। जो घटाओगे आप स्टेन रजिस्टर मेंटेन करते हो ना भाई यहाँ पे है ना। तो जितना सामग्री आपने सब डिवीजन को दिया या फिर जहाँ पे जिस ऑफिस को दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर में है ना, उसके अपने रजिस्टर में क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे उतनी सामग्री कम कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कम कर लेनी चाहिए ना। जब किसी ठेकेदार को सामग्री प्रदाय की जाती है तो सामग्री का पूर्ण वसूली विवरण दर्ज किया जाना चाहिए ना। जब किसी ठेकेदार, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सामग्री आप प्रदाय करो किसी ठेकेदार को ना, तो यह अब किराए में प्रदान करो भाई यहाँ पे है ना, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण वसूली विवरण दर्ज किया। अगर संबंधित ठेकेदार संबंधित सामग्री को वापस नहीं कर पाया, या फिर कोई है ना सामान आपने जो शासकीय सामान है उसको आपने दिया है वह वापस नहीं कर पाया, तो उसकी पूर्ण वसूली बाद में की जा सके है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कोई शासकीय कर्मचारी जो भंडार प्रभारी है यहाँ पे, उसका स्थानांतरण हो जाता है ना, भंडार प्रभारी है उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो उस स्थिति में अपने क्या निर्णय यहाँ पे लेना चाहिए, जैसे है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। स्थानांतरण के प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी को चाहिए कि उसके प्रभार में भंडार है वह अपने उत्तराधिकारी को सही तरीके से सुपुर्द करे है ना। आप देते हो, जैसे आपका स्थानांतरण होता है तो आप क्या करते हो, आपका जो प्रभार रहता है उसको आप सक्षम अधिकारी के समक्ष यहाँ पे एक अपने उत्तराधिकारी को क्या कर देते हो, उसको सौंप देते हो। उसके बाद ही आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे पदमुक्ति प्रदान की जाती है ना। उसी के बाद आपको है ना नए कार्य में जाने के लिए पदमुक्ति प्रदान की जाती है। तो उसके पहले क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे, उसके संबंध में यहाँ बताया गया है ना।
और उससे उचित पावती प्राप्त करें, है ना। जैसे आप एक अधिकारी हैं जो भंडार प्रभारी है ना, आपको उत्तराधिकारी भी है ना, आपका ट्रांसफर कहीं और अन्यत्र हो जाता है तो आप क्या करोगे, अपना प्रभार किसको दोगे, यहाँ पे बी को दोगे, अपने उत्तराधिकारी को दोगे और उससे क्या करोगे, उचित पावती ले लोगे कि मैंने फलाना सामान यहाँ पे बी के सुपुर्द कर दिया है, अब मैं यहाँ ऑफिस छोड़कर अपने, है ना, अगले ऑफिस में जहाँ मेरा स्थानांतरण हुआ वहाँ मैं जा रहा हूँ, है ना। तो ये वाली बात बोल रही है यहाँ पे, है ना। प्रत्येक शासकीय सेवक का यह उत्तरदायित्व है कि जब भी उसके पास अन्य शासकीय सेवक की मृत्यु भी हो सकती है यहाँ पे ना, और स्थानांतरण हो जाने पर उसके प्रभार में रखा भंडार बिना पर्याप्त सुरक्षा रह जाता है तो उसका प्रभार ग्रहण करे, है ना। तो बी की जिम्मेदारी बन जाती है भाई, आप या यदि ए की मृत्यु हो गई या उसके स्थानांतरण हो गया तो उसका प्रभार उसको लेना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना, क्योंकि वो बिना सुरक्षा में रह जाएगा भाई यहाँ पे, तो वो उत्तराधिकारी जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसको लेना ही है ना। अब देखिए भंडार की सुरक्षा तथा लेखा जोखा तथा भौतिक सत्यापन का नियम, है ना। अब देखिए 121 में आप प्राप्त कर लिए, 122 में दे दिए। अब 124 139 में उसकी सुरक्षा, उसका लेखा जोखा, उसकी सुरक्षा, उसका लेखा जोखा तथा उसके भौतिक सत्यापन के बारे में नियम दिए गए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉक भंडार की सुरक्षा, है ना। तो कैसे करोगे भाई भंडार सुरक्षा, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। भंडार अपनी शासकीय संपत्ति है और उसकी सुरक्षा करना कार्यालय प्रमुख या फिर संबंधित जो बोलना चाहिए अपने जो भंडार प्रमुख हैं, लिपिक हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है ना। तो कार्यालय प्रमुख एवं भंडार प्रभारी को भंडार की सुरक्षा एवं उसके, है ना, अच्छी स्थिति में रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। बहुमूल्य एवं ज्वलनशील वस्तुओं को समुचित स्थान में रखने हेतु विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पेट्रोल डीजल को वहाँ रख दिए, है ना, तो उससे आग भी लग सकती है ना। अब देखिए भंडार का लेखा निर्धारित प्रपत्र में रखा जाना चाहिए। कैसे, निर्धारित प्रपत्र में रखा जाना चाहिए तथा इसकी प्राप्ति एवं निर्गम का दिनांक उल्लेखित होना चाहिए। मतलब इससे कन्फ्यूजन ना हो बाद में कि आपने कौन सा सामान निकला है या फिर कौन सा सामान आया है ना। मृत स्कंद, यहाँ पे जो सामान बहुत समय से पड़े हुए हैं भाई, वहाँ पे यूज नहीं है, बहुत साल 10 साल यूज नहीं हुए, तो उसके लिए अलग से भंडार पंजी जिसको छत्तीसगढ़ फाइनेंशियल कोड 9 में बताया गया उसके अंतर्गत रखना चाहिए, है ना। वस्तु की सूची के साथ उसका मूल्य कितना रेट है उसको भी अंकित करना चाहिए ताकि, है ना, उसका मूल्यांकन किया जा सके ना। तो सूची और मूल्य साथ में रखना चाहिए, है ना। मृत स्कंद, है ना, मृत स्कंद संबंधी वस्तुओं की सूची वस्तुओं के पास रखनी चाहिए ना। मृत जो भी डेड स्टॉक है उसकी सूची यहाँ पे वस्तुओं के पास रखी जानी चाहिए ताकि उसका भौतिक सत्यापन में क्या हो, सुविधा हो, है ना, भौतिक सत्यापन में सुविधा हो ना। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन नियंत्रण अधिकारी, बजट कंट्रोल ऑफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ना। प्रतिवर्ष क्या बोला यहाँ पे, भौतिक सत्यापन किसके द्वारा, यहाँ पे बजट कंट्रोलर अधिकारी, है ना, या फिर मतलब अपने कार्यालय प्रमुख से उच्च अधिकारी जो रहते हैं उनके द्वारा उसका भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए प्रति साल, है ना। क्योंकि हो सकता है उसमें गबन या चोरी होने की संभावना होती है, इसलिए इसके भौतिक सत्यापन जरूरी है। जब सामग्री किराए पर प्रदान की जाती है ना, तो किराए की दर अंकित करना चाहिए तथा वस्तु खोने पर उसकी वसूली की जानी चाहिए, है ना। किराया दे रहे हो भाई यहाँ पे, तो किराए की जो दर, है ना, दर रहती है उसको अंकित करना चाहिए और वस्तु खो जाने पर उसकी क्या करनी चाहिए, उगाही भी करनी चाहिए, है ना। भंडार का भौतिक सत्यापन भंडार प्रभारी से नहीं कराना चाहिए ना। आप जो चोर है उसी से मतलब उसको जांच करवा रहे हो तो ये सही नहीं है ना। मान लीजिए कोई लिपिक है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, भंडार से कुछ गबन या चोरी कर रहा है, तो उसी को आप यहाँ पे उसकी जांच करते बना दिए तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना भाई यहाँ पे, है ना। तो भंडार का भौतिक सत्यापन भंडार प्रभारी से नहीं कराना चाहिए यहाँ पे, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी से करवाना चाहिए, है ना। यह सत्यापन भंडार प्रभारी के समक्ष ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे भंडार प्रभारी उसको वहाँ उपस्थित रखो भाई, उसके सामने चेक करो कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें गायब हैं या ये चीज़ें गबन या चोरी की श्रेणी में आ रहा है ना। अब देखिए लास्ट देख रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, सत्यापन में अधिक या कम पाए जाने पर वस्तु के समक्ष, है ना, भौतिक सत्यापन में पाई गई, है ना। यदि कम पाई जाती है तो वस्तु के समक्ष लिखना चाहिए यहाँ पे, भौतिक सत्यापन में कम पाई गई, भौतिक सत्यापन में कम पाई गई, ऐसे लिखना जरूरी है भाई, है ना। भौतिक सत्यापन में क्या कम पाई गई, ऐसा लिखना जरूरी है, ऐसा टिप करना चाहिए यहाँ पे, तभी तो समझ में आएगा भाई कौन सी चीज़ें कम हुई है ना। तो ताकि यहाँ पे जब, है ना, ऑडिट वगैरह होता है तो उसमें चीज़ें पकड़ में अच्छे से आ सके, है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।